My name is Nidhi Khandelwal. I am assistant professor at Biani Group of Colleges. Today we discuss the topic data types in C. So let's start. Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था that हेडर फाइल्स क्या होती है, void main क्या होता है, कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, हम कैसे किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं. तो आज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सिंपल सा 2 नंबर्स को सम करवाने का. सबसे पहले हमने इसके लिए 2 हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई है. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेडर फाइल्स क्या होती है. हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती है हमारे पूरे प्रोग्राम में हम लोग जहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया, स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया, इंट डेटा टाइप यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए, जो भी हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं, ब्रेसेस यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इन हेडर फाइल्स में ऑलरेडी डिफाइंड होती है. हमारा जो सी का कंपाइलर होता है वो इन डेफिनेशंस के थ्रू ही हमारे प्रोग्राम को रन करता है. सो हम इसमें देख रहे हैं कि हमने पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई है, दैट इज stdio.h एंड conio.h. stdio फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio.h फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट. इसके बाद हमने हमारा void main फंक्शन स्टार्ट किया. मेन फंक्शन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारे प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट करता है. जब हमारा सी का कंपाइलर यहाँ इस लाइन पे आता है, यहाँ पे जैसे ही वो मेन फंक्शन को देखता है तो उसको डिफाइन हो जाती है ये चीज़ मेन पे आते ही कि हमारे फंक्शन की बॉडी, हमारे प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. उसके बाद जैसे कंट्रोल यहाँ आता है फिर वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. जैसे कि हमने देखा फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है इंट ए बी एंड सी. इंट क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है. इंट क्या होता है, डेटा टाइप होता है. इंट हम इंटीजर वेरिएबल्स अगर हमें लेना है उस केस में हम इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे. इंट डेटा टाइप जो होता है 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, और हमें जो भी नंबर्स हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं सच एज जैसे कि हमने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, एनी इंटीजर वी यूज इन आवर प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय दैट इंट डेटा टाइप. और फ्लोट जो होता है डेटा टाइप, ये होता है डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए. अगर हमारे प्रोग्राम में हमें डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करनी है, पॉइंट्स वाले वैल्यूज़ यूज़ करनी है, उस केस में हम वेरिएबल्स को फ्लोट डेटा टाइप से डिफाइन करेंगे. इस केस में हम जैसे हमें जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ डिफाइन होते हैं फ्लोट डेटा टाइप में. जैसे हमें हमारा नाम एंटर करवाना है, कोई भी अल्फ़ाबेट हमें यूज़र से इनपुट लेना है, उस केस में हम यूज़ करेंगे कैट डेटा टाइप. कैट डेटा टाइप जो होता है कैरेक्टर डेटा टाइप होता है. ये कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे मुझे ए बी कोई भी अल्फ़ाबेट मुझे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, उस केस में मैं उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करूँगी. कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और फ्लोट हमारे प्रोग्राम में हमारे मेमोरी में प्रोग्राम की मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है. फ्लोट का जो साइज़ होता है वो इंटीजर से बड़ा होता है. इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ए बी एंड सी. अगर हम चाहे तो इनकी जगह पे इंट नंबर 1, नंबर 2 एंड सम ये वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर हम चाहें तो इन वेरिएबल्स को हटा के यहाँ पे n1 एंड n2 कुछ भी वेरिएबल्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. 2 वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे, और हमें डेटा टाइप कितने भी वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करने हो हमें एक बार सिर्फ इंट लिखना होगा. डेटा टाइप सिर्फ एक बार लिखना होता है और हर वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करना होता है. इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट. प्रिंटफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम, यूज़र को आउटपुट शो करवाने के लिए. जैसे हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट विंडो पे सबसे पहले आएगा एंटर टू नंबर. प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम जो भी इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो सारी चीज़ एज इट इज़ हमारे आउटपुट विंडो पे हमें डिस्प्ले हो जाती है. अगर मैंने यहाँ लिखा enter value of n1 and n2 तो हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ यही चीज़ प्रिंट होके आएगी, एंटर वैल्यू ऑफ n1 एंड n2. जो भी हम हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो भी हम लाइन लिखते हैं इन डबल कोट्स के बीच, वो लाइन हमें एज इट इज़ हमारे आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले हो जाती है. उसके बाद हमने लिखी स्कैनफ. स्कैनफ हम क्यों लिख रहे हैं,
ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए कंपाइलर को कि हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में कुछ स्पेस चाहिए। और स्कैनफ में क्या होता है, हम वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, वो एड्रेस क्या करता है, मेमोरी में उसके स्पेस को, उसके लोकेशन को डिफाइन करता है। जैसे हमने यहाँ पे अब n1 और n2 दो वेरिएबल दिए हैं, तो इस केस में हमने यहाँ पे 2 बार %d लिखा है। इंटीजर के केस में हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या यूज़ करने के लिए %d यूज़ कर सकते हैं। स्कैनफ जो लाइन हमने लिखी है, ये क्यों लिखी है, मेमोरी में स्पेस या कंपाइलर को ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया उसके लिए हमें मेमोरी में स्पेस चाहिए। तो स्कैनफ में मैंने लिखा %d एंड %d। %d मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल इंटीजर टाइप के यूज़ किए हैं। जब भी हम इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमेशा हम जो हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगी वो हमेशा हम %d लिखेंगे। इन केस कि मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, उस केस में मैं यहाँ पे %c यूज़ करूँगी। और इन केस कि मैंने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया है, इस केस में मैं यहाँ पे %f यूज़ करूँगी। ये सारे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हैं, हर डेटा टाइप के पर्टिकुलर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होते हैं। हमें हमारे प्रोग्राम में वही पर्टिकुलर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करने होते हैं जो हमने हमारे प्रोग्राम में डेटा टाइप यूज़ किए हैं। यहाँ पे %d 2 बार लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल यूज़ किए जो मैं यूज़र से एंटर करवा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे साथ में इनके वेरिएबल पास किए हैं %n1 एंड %n2। जो भी मैंने वेरिएबल ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किए, मुझे वही वेरिएबल के नेम यहाँ नीचे देने होंगे। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो हमारे डबल कोट्स में बंद हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमने जितने भी वेरिएबल्स यहाँ लेने हैं उन्हें हम % वेरिएबल के साथ कॉमा के साथ सेपरेट करते जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल एक लाइन लिखी है, c = a + b। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ कर रही हूँ सम, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, सम = n1 + n2। हमारा कंपाइलर का कंट्रोल जैसे ही इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आके जैसे ही हमने हमारे आउटपुट विंडो पे ये लाइन आई, हमने इसके बाद में एंटर प्रेस किया, या फिर हमारा जो कंट्रोल है कर्सर जो हमारा है वो यहाँ पे ब्लिंक करता रहा। मैं उसे यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ पास करनी होंगी, क्योंकि प्रिंटफ के बाद हमारे पास स्कैनफ स्टेटमेंट आ रहा है। हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ यूजर से एंटर करवानी है। हम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 लिख के मुझे एंटर प्रेस करना होगा या एक स्पेस देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 4 के बाद बिना स्पेस या एंटर प्रेस किए एक वैल्यू और पास कर दी होगी तो ये इस वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू काउंट कर लेगा, और 2 वैल्यूज़ इसे चाहिए तो इसे 2 वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमें 2 वैल्यूज़ को सेपरेट करना है बाय स्पेस और बाय एंटर। तो जैसे ही मैंने 4 प्रेस करके 4 यूज़र का इनपुट देके एंटर प्रेस किया, एक पर्टिकुलर स्पेस दिया, उसके बाद मुझे यहाँ दूसरी वैल्यू पास करनी है 5। मैंने दोनों वैल्यूज़ पास कर दी। उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो कंपाइलर का, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, हमारा स्टेटमेंट सीधा जो प्रिंटफ वाला है वो प्रिंट होगा। ये कैलकुलेशन नॉर्मल जो एडिशन की कैलकुलेशन होती है वैसी ही कैलकुलेशन होगी। उसके बाद जैसे ही हमारा कंट्रोल जो है प्रिंटफ पे आएगा, वो यहाँ पे हमारा आउटपुट देगा। ये इसमें आएगा जो भी हमने हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में लिखा होगा वो एज इट इज़ हमें यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू %d। %d का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर यूज़ किया है, सीधी सी बात है, %d इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो %d जैसे यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास किया है सम, जिसमें क्या है 2 नंबर्स का एडिशन जो मैंने किया है वो आंसर यहाँ स्टोर है। तो जैसे ही %d पे आएगा हमारा कंट्रोल, उसे वहाँ सम में जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई होगी वो उस पर पास कर देगा। तो जैसे ही मेरा आउटपुट यहाँ आएगा, तो यहाँ मेरा आउटपुट आएगा सम इज इक्वल्स टू 9। ये मेरा आउटपुट होगा जो मैंने इन डेटा टाइप से यूज़ करके 2 नंबर्स को ऐड किया है। ऐसे अगर मुझे 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करना है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम चेंज करना होगा। सब्ट्रैक्शन दे देती हूँ मैं यहाँ वेरिएबल के लिए, और यहाँ पे भी मैं सब्ट्रैक्शन दे देती हूँ। जैसे ही मैंने 2 नंबर्स यहाँ यूज़र से एंटर करवाने हैं, मैंने एंटर करवाया पहले 5 एंड देन उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करके एंटर करवाया 3।
उसके बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा आउटपुट में जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो आएगा, मेरा आउटपुट प्रिंट होगा सबट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैंने पहले जो मैंने सम वाला प्रोग्राम था, सम वाला जो मेरा स्टेटमेंट था, वहाँ मैंने प्लस यूज़ किया था, और यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं यहाँ पे माइनस वाला ऑपरेटर यूज़ करूँ। नॉर्मल हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है जहाँ पे हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, वहीं पे हमने ये वाले ऑपरेटर यूज़ किए। ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर दूँगी। वेरिएबल का नेम मैं इसलिए चेंज करूँ ताकि यूज़र आइडेंटिफाई कर सके कि पर्टिकुलर प्रोग्राम बना किसके लिए है। चाहे तो हम सब भी वेरिएबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ वेरिएबल यूज़ करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि हमें प्रोग्राम मल्टीप्लाई के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल चेंज किया और यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेटर चेंज किया। ऑपरेटर चेंज करके एज इट इज़ मैं प्रिंट करवा दूंगी मेरा स्टेटमेंट। और ऐसे ही डिवाइड के केस में होगा, डिवाइड के केस में भी मैं 2 नंबर्स एंटर करवाऊंगी, ऐसे ही ऊपर वेरिएबल चेंज कर दूंगी और यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू पास कर दूंगी कैलकुलेशन करके। डिवाइड के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर यूज़ करना होगा, वही नॉर्मल मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवाइड के लिए डिवाइड ऑपरेटर मैं यहाँ यूज़ करूँगी। यहाँ पे इस केस में इन्हें कहा गया है वेरिएबल्स। क्यों कहा गया है वेरिएबल्स? क्योंकि यहाँ पे इन n1 n2 एंड सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने इनिशलाइज नहीं की है। इनकी वैल्यू क्या है, यूज़र पे डिपेंड है, इनकी वैल्यू यूज़र खुद पास करेगा, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं यहाँ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ खुद पास कर दे दिया, इनिशलाइज कर देती इनकी वैल्यूज़ को, तो इस केस में हम n1 और n2 को यहाँ पे कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमने उनकी वैल्यू हमारे प्रोग्राम में कांस्टेंट कर दी है, फिक्स कर दी है। उस केस में हमारे प्रोग्राम में इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती है, पूरे प्रोग्राम में n1 और n2 की वैल्यूज़ सेम रहेगी। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं वैल्यूज़ यूज़र से ले रही हूँ, मैं इनपुट यूज़र से एंटर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों का सिर्फ वेरिएबल इनको डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। ऐसे ही अगर मुझे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करना हो, इस केस में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इंट की जगह फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप मैंने अगर यूज़ किया, इस केस में क्या होगा, मैंने वैल्यूज़ पास कर दी, मुझे आंसर जो है वो हमेशा पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर मुझे मिलेगा 2.0, क्योंकि फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ को कंसीडर करता है। तो जैसे ही मैं फ्लोट डेटा टाइप वहाँ यूज़ करूँगी, मुझे हमेशा आंसर पॉइंट्स के डेसिमल के फॉर्मेट में मुझे हमेशा आंसर मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सी की कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, वो हम हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो हमारे सी की कंपाइलर में डिफाइंड होता है। हमें जहाँ पे उन सारे के सारे कीवर्ड्स को यूज़ करना हो, हम उन्हें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन हमारे कंपाइलर में डिफाइंड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड है जो हमारे सी की कंपाइलर में डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है, वॉइड का मीनिंग है कि जो भी फंक्शन हम वॉइड के साथ यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि इस पूरे के पूरे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, नल है, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने पूरा प्रोग्राम लिखा है पूरा, जहाँ पे जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं सिर्फ वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोग्राम अपने आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, नल है। अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इंट मेन, इंट के केस में क्या हो जाएगा, मेरा रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर टाइप हो जाएगा। तो उस केस में मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना होगा, चाहे मैं 0 ही रिटर्न क्यों ना करवाऊँ, मुझे कुछ ना कुछ मेरे प्रोग्राम में रिटर्न करवाना ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है वो मैंने इंट मेन यूज़ किया है, और ये हमारा मेन फंक्शन होता है, प्रोग्राम की मेन बॉडी होती है, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें इसके लिए अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी, क्योंकि हमने हमारा रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर लिया है, पर हमने प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया है। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे वॉइड यूज़ करेंगे, रिटर्न टाइप हमारा कुछ नहीं होगा, और अगर हमने यहाँ पे इंट मेन यूज़ किया तो हमारा रिटर्न टाइप हमेशा 0 होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्राम का। मैं 3 सब्जेक्ट के नंबर्स को इनपुट करवा के उनका परसेंटेज निकाल के दिखा रही हूँ इस प्रोग्राम में। यहाँ मैं यूज़ करती हूँ इंट मेन। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप के, इंट सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। मैंने एंटर करवाए एंड टोटल। एक मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ परसेंटेज के लिए, फ्लोट पर। इस केस में हमने 2 डेटा टाइप एक ही प्रोग्राम में यूज़ किए हैं। हम
कितने भी डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, पर हर डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल होने चाहिए और उन वेरिएबल्स का हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, और इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल मुझे एक जगह पे स्टोर करवाना होगा, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है टोटल। ये सारे वेरिएबल मैंने लिए इंटीजर टाइप के, क्योंकि मैं अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स राउंड फिगर में ही एंटर करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है फ्लोट में परसेंटेज, क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो होती है हमारी ये पॉइंट्स में भी आ सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद मैं यूजर से मार्क्स एंटर करवा रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ, प्रिंटिफ एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा यूजर से इनपुट लेने के लिए, %d 3 बार लिखना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 बार %d लिखा है। उसके बाद कॉमा लगा के एम्परसेंड सब्जेक्ट 1 एम्परसेंड सब्जेक्ट 2 कॉमा एम्परसेंड सब्जेक्ट 3। ये मैंने मेरे प्रोग्राम में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवा लिए है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स का, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करना है। तो मैं अपने टोटल वेरिएबल में तीनों का एडिशन जो है वो स्टोर करवा दूंगी। यहाँ मैंने जो लाइन लिखी है इस पर मैंने लिखा है टोटल इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। इससे क्या होगा, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जो भी टोटल होगा वो हमारे टोटल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज के लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगी पर इज इक्वल्स टू, जो परसेंटेज का नॉर्मल कॉमन फार्मूला होता है वही फार्मूला मैं यहाँ यूज करूंगी, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300। 100 में से मार्क्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइड बाय टोटल। यहाँ पे मैंने टोटल और 100 दोनों के मल्टीप्लाई के लिए सेपरेट ब्रेसेस लगाए हैं। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस यूज नहीं करूँगी, इन दैट केस जो 300 है ये 100 को डिवाइड कर देगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऐसे केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 100 को एक नंबर काउंट करके और 300 से डिवाइड कर देगा। इसीलिए मुझे इन टोटल को, पूरे टोटल को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन पूरे की पूरे एक्सप्रेशन को ब्रेसेस में लिखा है। जैसे ही मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा, तो प्रिंट के लिए मुझे स्टेटमेंट लिखनी होगी प्रिंट एफ टोटल एंड परसेंटेज इज इक्वल्स टू %d कॉमा परसेंट, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, %f कॉमा टोटल एंड पर। और उसके बाद यहाँ पे मुझे करवाना होगा रिटर्न 0 और यहाँ ब्रेसेस बंद। अब हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। जैसे ही हमारे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, हमारे मेन आउटपुट विंडो पे आउटपुट आएगा एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। जैसे ही हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट विंडो पे ये स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट देना होगा। हमने पहले इनपुट दिया यहाँ पे 100 में से हमें मार्क्स देने, तो हमने दिया 70। आफ्टर दैट एंटर प्रेस करके हमने दिया 80 और उसके बाद हमने दिया 90। उसके बाद हमें हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड इसके बाद हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमारा जो टोटल, जो हमारा मेन आउटपुट आएगा वो आएगा टोटल एंड परसेंटेज इज इक्वल टू, इन तीनों का टोटल होगा 240 एंड परसेंटेज होगी हमारी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज होगी 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300।
साथ में आएगा 80.00%। ये हमारा आउटपुट होगा आफ्टर गिविंग द इनपुट बाय द यूज़र। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 नंबर्स को एंटर करवाया और एंटर प्रेस किया, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इस टोटल स्टेटमेंट के थ्रू तीनों नंबर्स का एडिशन जो होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और इस स्टेटमेंट के थ्रू जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन होगा वो इस पर में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, दोनों नंबर्स कैलकुलेट होंगे, उसके बाद हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा। हमेशा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें वही दिखाई देगा जो हमने हमारे प्रिंटफ फंक्शन में लिखा है। मैंने जहाँ भी प्रिंटफ फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, हमेशा मुझे वही चीज़ें मेरे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था सिंपल, 3 नंबर्स को एंटर करवा के उनका टोटल निकालना और उनका परसेंटेज निकालने का। इसमें मैंने इंटीजर और फ्लोट दोनों डेटा टाइप यूज़ किए। हमारे प्रोग्राम में हम दोनों डेटा टाइप कितनी भी बार कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें उन सारे वेरिएबल्स को हमारे पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना होगा। इस केस में मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल लिए, एक टोटल के लिए लिया, 4 इंटीजर वेरिएबल लिए और एक परसेंटेज के लिए फ्लोट वेरिएबल लिया। फ्लोट वेरिएबल मैंने लिया क्योंकि परसेंटेज होती है वो पॉइंट्स में भी कैलकुलेट हो जाती है। तो इंटीजर के केस में वो क्या करता, अगर पॉइंट्स में हमारी परसेंटेज कैलकुलेट होती तो वो हमें राउंड फिगर में ही, जैसे कि अगर मेरा आउटपुट आ रहा होता 79.80%, तो इन दैट केस if I declare the per variable as integer then my output is only 79। मुझे मेरा पूरा परसेंटेज का आउटपुट नहीं मिल पाता क्योंकि मैंने वहाँ इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया था। पर जैसे ही मैंने वहाँ फ्लोट वेरिएबल यूज़ किया परसेंटेज के लिए, तो मुझे मेरा पूरा आउटपुट मिलेगा 79.80%। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल यूज़ किया है परसेंटेज के लिए।